नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आधुनिक भारत के इस नए लेक्चर में, जिसका आज का टॉपिक है कांग्रेस का विभाजन तथा मार्लो मिंटो सुधार 1909। देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान क्या हुआ कि कांग्रेस में गरम दल के नेताओं का प्रभाव पड़ने लगा और अंततः क्या हुआ कि कांग्रेस गरम दल और नरम दल में दो पार्टों में विभाजन हो गया उसका। ठीक है, ये सारा घटनाक्रम बंगाल विभाजन के बाद स्वदेशी आंदोलन के दौरान हो रहा था। तो आइए हम देखते हैं कि किन परिस्थितियों में कांग्रेस का विभाजन हुआ और उसके बाद अंग्रेजों की क्या नीति रही मार्लो मिंटो सुधार को लेकर। देखिए, जब 1905 में तत्कालीन वायसराय कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया तो उसके खिलाफ में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक मीटिंग हुई थी और स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। तो कांग्रेस ने उस प्रस्ताव को बनारस के 1905 के अधिवेशन में उस प्रस्ताव को इन्होंने सहमति दी। कांग्रेस के तरफ से स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव को समर्थन दिया गया। ठीक है, उस समय उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। ठीक है, हुआ ये था कि इस बनारस अधिवेशन जो था कांग्रेस में, उसमें गरम दल वाले नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, ये जो नेता थे, ये लोग मांग कर रहे थे कि स्वदेशी आंदोलन का जो विस्तार है वो उसको बंगाल के बाहर भी किया जाए। ठीक है, क्योंकि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन गरम दल के नेता चाहते थे कि इसको पूरे राष्ट्रव्यापी बनाया जाए, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन बनाया जाए। साथ ही साथ मतलब सिर्फ विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार नहीं, सरकारी सेवा का बहिष्कार, न्यायालय का बहिष्कार, विधायिका का बहिष्कार, सबका बहिष्कार किया जाए। ठीक है, आप जानते हैं कि अरविंद घोष ने पैसिव रेसिस्टेंस यानी निष्क्रिय प्रतिरोध का सिद्धांत दिया था, जो नरम दल के विचारों से पूर्णतः भिन्न था। नरम दल वाले लोग जहां संवैधानिक रास्ता अपनाना चाह रहे थे, वहीं जो गरम दल के लोग थे सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में थे। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में गरम और नरम दल दोनों में बात ठन गई थी। ठीक है, लेकिन वहां पे किसी तरह बीच बचाव हो गया। बात इस मुद्दे पर सहमति बन गई कि नरम दल वाले थोड़ा सा डाउन हुए और बोले कि चलिए, जो कर्जन का कृत्य है बंगाल विभाजन का, उसका निंदा करते हैं और स्वदेशी आंदोलन को हम लोग समर्थन देते हैं, लेकिन पूरे देश में बिहार के, बंगाल के बाहर इसको फैलाने का प्रस्ताव कांग्रेस के तरफ से पास नहीं हुआ। ठीक है, तो ये 1905 की अधिवेशन थी। फिर भी जो स्वदेशी आंदोलन को कांग्रेस के तरफ से समर्थन मिला तो गरम दल वाले इससे काफ़ी जोश में थे। ठीक है, फिर आया कलकत्ता का 1906 का अधिवेशन। इस अधिवेशन में क्या हुआ, गरम दल वाले चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक या लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाया जाए कांग्रेस का। ठीक है, जो नरम दल के नेताओं को मंजूर नहीं था। नरम दल वाले नेता कहते थे कि हम कांग्रेस को खड़ा किए और आज आप चाहते हैं कि आप अध्यक्ष बन जाएं। साथ ही साथ दोनों की बीच अंतर भी थी। आप देखते थे कि जहां नरम दल वाले प्रार्थना पत्र, संवैधानिक रास्ता ढूंढते थे, गरम दल वाले क्या निष्क्रिय प्रतिरोध और क्रांति, ये हड़ताल, बहिष्कार, इन सब माध्यमों से स्वशासन चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ भी दोनों में बात ठन गई। तो फाइनली क्या हुआ, नरम दल वालों ने दादा भाई नौरोजी को ले आए अध्यक्ष पद के लिए, उम्मीदवार बना दिया। तो दादा भाई नौरोजी उस समय काफ़ी वृद्ध नेता थे और सब लोग, गरम दल वाले और नरम दल वाले दोनों, उनका मतलब सम्मान करते थे। तो फिर क्या हुआ कि गरम दल वाले दादा भाई नौरोजी का विरोध नहीं कर पाए और उनको अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन गरम दल वाले बोले चलिए, अध्यक्ष आपका तो हम बना दिए, मेरा स्वराज का प्रस्ताव को पास कीजिए, साथ ही स्वदेशी आंदोलन को बंगाल से बाहर भी फैलाने का प्रस्ताव कीजिए। तो फिर यहाँ पे नरम दल वाले देखे मेरा अध्यक्ष बन गया है, तो यहाँ पे स्वराज का प्रस्ताव 1906 के अधिवेशन में पास कर दिया गया। ठीक है, स्वराज के प्रस्ताव पास होने से गरम दल वालों ने अपने आप को काफ़ी मतलब बोला कि एक तरह से हमारी जीत हुई, और जो स्वदेशी आंदोलन है इसके बाद काफ़ी और उग्र रूप में बंगाल के बाहर भी फैल गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि
इस अधिवेशन में तो किसी तरह गरम दल और नरम दल के बीच सहमति बन गई। फिर आया सूरत का अधिवेशन 1907। इस अधिवेशन में क्या हुआ कि फिर से वही कहानी हो रही थी। गरम दल वाले चाह रहे थे कि लाला लाजपत राय या तिलक अध्यक्ष बने, लेकिन हुआ क्या कि अधिवेशन रखा गया सूरत में। सूरत जो पड़ता था वो बाल गंगाधर तिलक के गृह राज्य में पड़ता था। उस समय बम्बई राज्य हुआ करता था, उसी में सूरत भी आता था। तो कांग्रेस का यह नियम था कि गृह राज्य में अगर अधिवेशन हो रहा है तो उस गृह राज्य का कोई अध्यक्ष नहीं बनेगा। तो तिलक साहब तो ऐसे ही बाहर हो गए अध्यक्ष पद की राह से। तो बचे तो गरम दल वाले बोले कि नहीं, अब लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाइए। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि फिर से नरम दल वाले लोग लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि अंग्रेजों ने उनको एक गाजर दिखाया था। ठीक है, नरम दल वालों को अंग्रेजों ने आश्वासन दिया था कि जो भारत का परिषद है, विधायिका है, उसमें हम सुधार करेंगे। और इस सुधार पे एक तरह से लॉलीपॉप थमाया गया था नरम दल वाले को, और इसीलिए वो सरकार से भिड़ना नहीं चाहते थे, और इसीलिए वो लाला लाजपत राय को अध्यक्ष भी नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि ये लोग उग्रवादी विचारधारा के थे। तो यहाँ पे नरम दल वालों ने रास बिहारी घोष को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन दोनों में बात इस बार बनी नहीं। इस बार गरम दल और नरम दल एक दूसरे पर अपने अपने बात पे एकदम अडिग रहे। और फाइनली क्या हुआ, इसी सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का गरम दल और नरम दल दो पार्ट में विभाजन हो गया। ठीक है, यह सरासर एक तरह से अंग्रेजों की चाल भी थी। चाल यह थी कि नरम दल वाले जो थे वो तो अंग्रेजों के प्रति शुरू से निष्ठावान थे, तो उनको एक लॉलीपॉप दिया गया कि हम भारत के परिषद में सुधार करेंगे। और इसीलिए जो नरम दल वाले नेता थे वो अंग्रेजों के प्रति थोड़ा सा नॉर्मल बिहेव करने लगे। और इसीलिए स्वदेशी आंदोलन में भी 1907 के बाद आप देखिएगा कि काफ़ी कमी आने लगी स्वदेशी आंदोलन के तीव्रता में। जबकि गरम दल वाले इस स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाना चाह रहे थे। तो अंग्रेजों ने एक चाल के तहत गरम दल और नरम दल दोनों को अलग कर दिया। फाइनली ये हुआ कि जो स्वदेशी आंदोलन काफ़ी तीव्र रूप में चल रहा था वह काफ़ी अब डाउन हो गया, क्योंकि नेता दो अलग अलग हो गए। ठीक है, और फिर उसके बाद अंग्रेजी सरकार का दमन चक्र चालू हुआ। वो एक एक करके नेताओं, जो भी नेता हाईलाइट थे, उन पर लगाम कसना शुरू कर दिया गया। तो इसके बाद देखते हैं क्या हुआ कि जो स्वदेशी आंदोलन का सरकार का दमन चक्र चालू हो गया। बाल गंगाधर तिलक जो थे, इन्होंने इन पर 1909 में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। वो किस लिए? इनकी एक पत्रिका थी केसरी। ठीक है, उन्होंने मुजफ्फरपुर में एक बम कांड हुआ था। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर के जज के गाड़ी पर बम फेंका था, लेकिन जज उसमें नहीं था। 2 अंग्रेज महिलाओं की मृत्यु हो गई थी। तो उसी घटना को इन्होंने इस अपने पत्रिका केसरी में लिखा था और उसका महिमा मंडन किया था कि ये लोग भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, तो उनके लेख को आधार बनाते हुए इन पर राजद्रोह का मुकदमा चला और इनको 6 साल की कैद दी गई थी बाल गंगाधर तिलक को, और मांडले जेल बर्मा भेज दिया गया था। ठीक है, लाला लाजपत राय जो थे स्वदेशी आंदोलन के बाद ये विदेश चले गए। ठीक है, सरकार का जैसे जैसे दमन चक्र बढ़ते गया तो ये भारत छोड़ के विदेश चले गए। ठीक है, 2 नेता जो बचे, बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, इन्होंने राजनीति से संन्यास ही ले लिया। तो इस तरह से क्या हुआ कि स्वदेशी आंदोलन जो है समाप्त हो गया, ठंडा पड़ गया। दूसरी तरफ आपने देखा कि नरम दल के जो नेता थे उनको एक लॉलीपॉप के रूप में अंग्रेजों ने कहा था कि हम परिषद में सुधार करेंगे। तो वो सुधार मार्लो मिंटो सुधार या भारत शासन अधिनियम 1909 के रूप में सामने आया। एक्चुअली जो है सबसे पहले 1906 ईस्वी में मुसलमानों का एक जो शिष्टमंडल है वो शिमला गया था। शिमला उस समय भारत की समझिए कि ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी और वायसराय वहीं रहते थे। तो उस समय के जो वायसराय थे मिंटो, लॉर्ड मिंटो, उनसे मिलने मुसलमानों का एक शिष्टमंडल गया था, कुछ एक समूह था। उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की मांग की थी। पृथक निर्वाचन क्या होता है?
तो देखिए ये मुसलमान जो थे वो यह मांग कर रहे थे कि अगर जो विधायिका बन रही है भारत में अंग्रेजों के समय में, उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया जाए। मतलब मुसलमान लोग मुसलमान को वोट देके मुसलमान कैंडिडेट ही चुनेंगे, मुसलमान लोग दूसरे को वोट नहीं देंगे। इनके लिए एक स्पेशल व्यवस्था की जा रही थी, उसको पृथक निर्वाचन बोलते हैं। जैसे मुसलमान जो वोट है वो सिर्फ मुसलमान को वोट देगा, दूसरे को वोट नहीं देगा। तो इस तरह से मुसलमान कम्युनिटी को क्या है, उसको हिंदुओं से बिल्कुल अलग किया जा रहा था। ठीक है, तो ये मांग की गई थी शिष्टमंडल द्वारा। साथ ही साथ कांग्रेस अपना पक्ष रखने के लिए गोपाल कृष्ण गोखले को लंदन भेजा था। उस समय लंदन में भारत के सचिव मार्लो हुआ करते थे। ठीक है, तो उनसे गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में स्वशासन व्यवस्था की मांग की भारत में, कि भारत में स्वशासन दीजिए। जिस तरह से अमेरिका और कनाडा में उस समय स्वशासन व्यवस्था थी, उस आधार पर उन्होंने यहाँ भी मांग कर रहे थे। ठीक है, तो फाइनली मार्लो और मिंटो, मार्लो जो है भारत के सचिव और मिंटो यहाँ के वायसराय ने मिल के एक कार्यक्रम बनाया और उसी को मार्लो मिंटो सुधार 1909 के रूप में जाना जाता है। उसी को भारत परिषद अधिनियम 1909 भी कहा जाता है। इसकी 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली जो है निर्वाचन पद्धति लाई गई। जो भारत की विधायिका थी, पहले उसमें जो भी सदस्य होते थे वायसराय द्वारा मनोनीत किए जाते थे, लेकिन पहली बार क्या कहा गया कि नहीं, अब मनोनयन नहीं, इसमें निर्वाचन होगा, चुनाव होगा। और वो चुनाव क्या होगा, अप्रत्यक्ष रूप से ही भले उस समय हुआ था, लेकिन पहली बार चुनाव की पद्धति लाई गई थी। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात 1909 के मार्लो मिंटो सुधार का है कि मुसलमानों के जो पृथक निर्वाचन की मांग थी उसको स्वीकार कर लिया गया। यानी अब मुसलमान सिर्फ मुसलमान कैंडिडेट को वोट देके ही उसको जिताते थे। ठीक है, तीसरी महत्वपूर्ण बात थी कि जो वायसराय का कार्यकारिणी परिषद हुआ करता था, जैसे अभी एक विधायिका है और एक मंत्रिमंडल होता है, वैसे ही उस समय जो वायसराय का मंत्रिमंडल था उसको कार्यकारिणी बोला जाता था। उसमें एक भारतीय को नियुक्ति की गई और पहले भारतीय बने थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, SN सिन्हा। ठीक है, तो ये था मार्लो मिंटो सुधार और 1909। सबसे इसमें खराब बात रही जो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की घोषणा की गई, यहीं चल के भारतीय समाज में हिंदू और मुसलमानों की बीच सांप्रदायिकता को सबसे उच्चतर लेवल पे ले गया। और फाइनली यही पृथक निर्वाचन कारण बना जो भारत आगे चल के भारत और पाकिस्तान 2 मुल्कों में बट गया। एक्चुअली ये अंग्रेजों की नीति रही थी कि कांग्रेस जब काफ़ी पावरफुल संगठन बन रहा था तो उन्होंने इसके खिलाफ मुस्लिम लीग को खड़ा किया और उसी मुसलमानों को लुभाने के लिए भारत को हिंदू और मुसलमानों के बीच सांप्रदायिकता बढ़ाने के लिए उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन दिया था। और इस तरह से यह एक तरह से बीज था जो भारत के विभाजन के रूप में नजर आया। चलिए आशा करता हूँ दोनों टॉपिक समझ में आया होगा। धन्यवाद।